हेलो बच्चों, आज मैं आप लोगों को क्लास 9th की जो आपके पास मैथ्स की एनसीईआरटी की बुक है ना, उसमें हमने अपना चैप्टर नंबर 4 एक्सप्लोरिंग अलजेब्रिक आइडेंटिटीज स्टार्ट कर रखा है। आज की क्लास में हम एक एक्सप्लेनेशन करने वाले हैं 4.5 टॉपिक की, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इससे आप एक नई आइडेंटिटी सीखने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कह रहे हैं फैक्टराइजेशन यूजिंग अलजेब्रा टाइल्स, कंसिडर द रेक्टेंगल विथ साइड x+3 एंड x+4 यूनिट। आपसे क्या कह रहा है, आपको एक रेक्टेंगल लेना है जिसकी साइड्स आपको गिवन है, मतलब एक लेंथ और एक ब्रेथ आपको गिवन है। किसी को भी लेंथ और किसी को भी आप ब्रेथ ले सकते हो। x+3 एंड x+4 यूनिट्स का। वी नो दैट द एरिया ऑफ सच रेक्टेंगल, हमें पता है रेक्टेंगल का एरिया होता है L इंटू में B। तो इसका मतलब यहाँ पर L की जगह मैंने L की वैल्यू रख दी, B की जगह B लिख दिया, तो इसका एरिया ये होगा। नाउ यूजिंग डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, आपको याद होगा आपने क्लास 8 में डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी सीखा था। तो इसका मतलब जब आप इसे सॉल्व करोगे ब्रैकेट को, तो किस तरीके से सॉल्व करोगे। तो आप फर्स्ट नंबर लोगे इस ब्रैकेट का और सेकंड वाला ब्रैकेट ले लोगे। देन सेकंड नंबर लोगे इस ब्रैकेट का और सेकंड वाला ब्रैकेट ले लोगे। देन इसको अंदर इंटू किया तो x², इसको अंदर इंटू किया तो 4x हो गया। सिमिलरली 3 को अंदर इंटू किया तो ये आ गया। तो फाइनली आपका आंसर आ गया x² + 7x + 12, यही आ गया। तो आपने वही डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगा के इसको यहाँ सॉल्व कर दिया और एरिया निकाल लिया। आपसे क्या क्या रहा है इसके अंदर वो यहाँ देखिए। फिगर 4.7 हेल्प्स टू विजुअलाइज द प्रोडक्ट ऑफ x+3 एंड x+4 यूजिंग अलजेब्रा टाइल्स। अब इस फिगर ने आपको ये बता रखा है कि किस तरीके से आप x+3 और x+4 का प्रोडक्ट करोगे। ठीक है, वो चीज़ आपको यहाँ बताई गई है। तो उन्होंने क्या किया, एक साइड पे x+3 लिख दिया, एक साइड पे x+4 लिख दिया। The expression x+3 is represented using an x tile and 3 unit tiles। कह रहा है कि जो ये एक्सप्रेशन है x+3, ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, x टाइल रिप्रेजेंट कर रहा है और 3 यूनिट रिप्रेजेंट कर रहा है। ये एक यहाँ पर 1 2 3 यूनिट्स। सिमिलरली x+4 इज रिप्रेजेंटेड यूजिंग एन x टाइल एंड द 4 यूनिट टाइल, और उसमें 4 यूनिट रिप्रेजेंट कर रहा है। ये रहा 3 यूनिट ऐसे है, 4 यूनिट ऐसे है। ठीक है, द प्रोडक्ट ऑफ these two linear factor is shown in the inner rectangles comprising the x² tile and the 7x tile and the 12 unit tile। तो ये 7x टाइल बना रही है, ये x² की एक टाइल है, और जो ये छोटी छोटी सी है 1 यूनिट की, ऐसी 12 टाइल्स है। ठीक है, तो इससे आपको क्या पता चल रहा है, x², 7 टाइल्स उन्होंने ये वाली बनाई है x वाली, तो प्लस का 7x, और 12 टाइल्स उन्होंने 1 यूनिट की बनाई है। तो ये आपका एरिया निकल के आ जाएगा। Note that the 7x in x² + 7x + 12 has been split as 3x + 4x। तो आपसे क्या कह रहे हैं, तो इसमें जो ये बीच वाला नंबर है ना 7x, आपने इसे ही स्प्लिट करके लिख रखा था 3x + 4x, जो कि ये वाला था 3x + 4x। तो आपने बीच वाले नंबर को 2 पार्ट्स में स्प्लिट कर दिया था। दिस इज रिप्रेजेंटेड बाय द फैक्ट दैट 3x टाइल आर प्लेस्ड ऑन द राइट साइड of the x² tile and 4x tiles are arranged below it। कह रहा है इससे एक चीज़ पता चलती है कि जो x टाइल्स हैं 3x टाइल ऐसे प्लेस की गई हैं ऑन द राइट साइड पे, ये राइट साइड पे। ठीक है, और उसके नीचे क्या किया है हमने, 4 x टाइल्स को प्लेस कर दिया, ये रहा। ऑल्सो द 12 यूनिट टाइल्स आर अरेंज्ड इन 3/4 एरे। कह रहा है जो हमने 12 है, ये जो कांस्टेंट नंबर है, इसमें हमने क्या किया है, 12 यूनिट टाइल्स को भी हमने अरेंज किया हुआ है 3/4 के उसमें, मतलब कि यहाँ पर 3 कॉलम हो जाएंगे और 4 रो हो जाएंगी। वंस द रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट इज फॉर्म्ड, जैसे ये पूरा रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट बन जाता है, वी नोटिस दैट द डायमेंशंस ऑफ द रेक्टेंगल, तो हम ये जानेंगे कि इस रेक्टेंगल की जो डायमेंशंस है, मतलब जो लेंथ एंड ब्रेथ है, वो कितनी है, x+3 एंड x+4 है। देखो पेपर में आपको ये फिगर से नहीं आएगा, आपको यहाँ पर एक आइडेंटिटी सिखाई गई है, वो आपको मेन है जो आनी चाहिए। तो अब आगे आपसे क्या कह रहे हैं, थिंक एंड रिफ्लेक्ट में सपोज 7x इज स्प्लिट एज 2x + 5x। मान लो कि 7x को तो हम ये भी लिख सकते हैं ना, ज़रूरी थोड़ी हम 7x को 3x और 4x ही लिखें, 2x और 5x लिखेंगे आएगा तो तब भी 7x ही हमारे पास। क्या ना सिमिलर रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट भी फॉर्म्ड, क्या ये सिमिलर रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट बन पाएगी, कंसिडर अदर पॉसिबिलिटीज एंड चेक। तो क्या बन सकता है, नहीं। क्यों नहीं बन सकता, क्योंकि जो हमने 3x और 4x लिया है ना, वो मिलके हमारा क्या बन रहा है, यहाँ पर 12x भी बन रहा है, और हमारे पास जो यूनिट वाली टाइल है वो 12 है।
तो हमारे को वो भी यहाँ पर ध्यान देना पड़ेगा कि जब हम बीच वाले नंबर को 7x को स्प्लिट कर रहे हैं तो इस तरीके से स्प्लिट कर रहे हैं हम उसको कि जब प्लस करके तो वो 7x ही आए, बट वो मल्टीप्लाई करके वही वाला नंबर भी आए जो स्टार्टिंग के दो फर्स्ट एंड लास्ट वाले नंबर है। अगर हम 2x और 5x लेते हैं तो उनको मल्टीप्लाई करके 10x स्क्वायर आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आप लिख दोगे सिमिलर रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट हो सकती है। नो, सिमिलर रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट कैन नॉट बी फॉर्म्ड। इस केस में 2x और 5x अगर आप लेते हो तो सिमिलर अरेंजमेंट आप नहीं कर सकते। जो उन्होंने रेक्टेंगुलर उससे आपको समझाया है वो आप यहाँ पर नहीं कर पाओगे। ठीक है, उसके बाद आगे आपसे क्या कह रहे हैं, क्या कोई और पॉसिबिलिटी है? तो अगर हम कोई और पॉसिबिलिटी देखें तो ऐसे कोई से भी दो नंबर नहीं है जिन्हें आप प्लस करें या फिर माइनस करें, प्लस माइनस कुछ भी करें तो 7x बन रहा हो और वो मल्टीप्लाई करके 12x भी आना चाहिए, 12x स्क्वायर। तो ऐसी अदर पॉसिबिलिटीज़ आपको नहीं मिलेंगी कोई भी। क्लियर? देन फिर आपसे कह रहा है यहाँ पर नीचे फिगर 4.7 हेल्प अस टू विजुअलाइज टू एल्जेब्रिक आइडेंटिटी। इससे आपके पास दो एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज निकलती हैं। वो क्या निकलती हैं? द लीनियर एक्सप्रेशन x+3 एंड x+4 कैन बी मल्टीप्लाइड टू ऑब्टेन द आइडेंटिटी दिस। अगर आप x+3 और x+4 को मल्टीप्लाई करते हो तो आपके पास ये उसकी वैल्यू आ गई है। ऑल्सो द एक्सप्रेशन x² + 7x + 12 कैन बी फैक्टर्ड इंटू लीनियर फैक्टर्स x+3 एंड x+4 गिविंग द सेम आइडेंटिटी। कह रहे हैं और दूसरा, अगर आपको ये दे रखा है और आपको इसके फैक्टर्स निकालने हो तो आप इसके फैक्टर निकालोगे तो भी आपके पास x+3 x+4 ही आएगा। मतलब एक आपको लीनियर एक्सप्रेशन आपने यहाँ पर क्या किया, दो फैक्टर्स को मल्टीप्लाई किया तो लीनियर एक्सप्रेशन आ गया। दूसरे केस में कह रहा है अगर हमारे को लीनियर एक्सप्रेशन दे रखा हो तो हम दो फैक्टर्स उसके ईजिली निकाल सकते हैं। ठीक है, नाउ थिंक एंड रिफ्लेक्ट में अगेन आपसे यहाँ पर एक क्वेश्चन पूछ रहा है, देखते हैं उसमें क्या कह रहा है। एल्जेब्रा टाइल कैन बी यूज टू रिप्रेजेंट प्रोडक्ट एंड फाइंड फैक्टर्स। तो हम यहाँ पर जो ये टाइल्स है हमने इनका कैसे यूज़ किया, प्रोडक्ट निकालने के लिए और फैक्टर्स निकालने के लिए। प्रोडक्ट जो है वो हमारे पास ये ध्यान रखना, ये वाला, ये x² + 7x + 12। फैक्टर्स हमारे पास ये दोनों है। फिगर आउट द प्रोडक्ट ऑफ x+2 एंड x+3 यूजिंग एल्जेब्रा टाइल। अब आपको x+2 और x+3 का भी प्रोडक्ट निकालना है। यहाँ पर एल्जेब्रा टाइल बनानी है तो एल्जेब्रा टाइल आपको सेम ऐसी ही बनानी पड़ेंगी। तो आप इसी में बना सकते हैं। x+4 की जगह अब आप क्या करना है, यहाँ पर x+3 ले लेना। ठीक है, और यहाँ पर आपको क्या कर देना है, यहाँ पर आपको x+2 ले लेना है। तो इसका मतलब यहाँ से ये x वाली एक लाइन पूरी हट जाएगी और यहाँ से आपके पास ये हट जाएगी। तो x+2 मतलब यहाँ पर x और x आ गया और यहाँ पर x+3 आ गया। ठीक है, और जब आप इनका प्रोडक्ट निकालोगे x+2 और x+3 का एल्जेब्रिकली, ये तो हमने टाइल्स के जरिए निकाला है, तो आपके पास आ जाएगा x² प्लस का 2x, देन यहाँ पर x² प्लस का 2x प्लस का 3x आ जाएगा, क्योंकि जो ये x है इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई का होगा, तो x² प्लस 3x, और जो ये 2 है ये भी, और प्लस का 6 आ गया। तो अब आप देख लो यहाँ पर जो आपके पास यूनिट वाली टाइल्स है वो 6 होनी चाहिए, तो 1 2 3 4 5 6 है, और जो x वाली टाइल्स है तो वो 5 होनी चाहिए, तो 1 2 3 4 5 है। तो आपको क्या कर देना है, सिर्फ ये वाली लाइन हटा देनी है और ये वाली लाइन हटा देनी है, बाकी पूरा एल्जेब्रा टाइल की हेल्प से आप इसे दिखा सकते हो। x+3 और x+2 को आप प्रोडक्ट करके आप यहाँ पर दिखा दोगे तो वो आ जाएगा x² प्लस का 5x प्लस का 6। क्लियर? चलिए आगे चलते हैं। फर्स्ट हो गया। नाउ ले आउट एल्जेब्रा टाइल फॉर दिस इन सच अ वे दैट यू विल सी इट्स फैक्टर। अब आपको यहाँ पर पहले से ही उन्होंने क्या दे रखा है, प्रोडक्ट दे रखा है, और आपको इसके फैक्टर्स निकालने हैं। उसके बाद वही एल्जेब्रा टाइल बनानी है, तो फैक्टर्स आप निकाल सकते हो। बीच में 11 है, आपको इसको स्प्लिट करना है, तो मैं 6x और 5x के फॉर्म में स्प्लिट कर दूं, क्योंकि 6 + 5 11 भी हो जाएगा और 6 × में 5 30 भी हो जाएगा। ध्यान रखना इस तरीके से स्प्लिट करना होता है कि मल्टीप्लाई करके इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन आ रहा हो, तो आ रहा है ना 30x²। बस अब आप यहाँ पर जब पेयरिंग कर देंगे तो x को कॉमन ले लो, यहाँ x+6 आ जाएगा, यहाँ आपने 5 को कॉमन ले लिया तो आपके पास x+6 आ गया। इसका मतलब इसके दो फैक्टर्स आपके पास यहाँ पर निकल गए, एक निकल गया आपके पास x+5 और एक निकल गया आपके पास x+6। ठीक है, तो इसके फैक्टर्स दिख गए x+5 और x+6। अब आप यहाँ पर सेम यही टाइल वाला एल्जेब्रा टाइल बना सकते हो यहाँ पर। बस अब आप इन
इन दोनों को क्या करो, इस पे दिखा दो। अब आपको क्या करना है, यहाँ पर इसको आप x+6 लिख सकते हो और इसको आप x+5 लिख सकते हो, और सेम वैसे ही बनाना है। यहाँ पर 2x वाले कॉलम्स आप और बना सकते हो, और यहाँ पर x+6 है तो यहाँ पर 2x के कॉलम्स और बना दो, ये इस तरीके से रो। यहाँ पर 1 1 1, इनमें भी आगे 1 लिख देना है। ठीक है ना। तो अगर आप ऐसे देखोगे तो 1 2 3 4 5 आपके पास कॉलम हो जाएंगे, और अगर आप ऐसे देखोगे तो 1 2 3 4 5 6 आपके पास रो हो जाएंगी, और सब जगह आपको 1 मेंशन कर देना है। तो जो आपकी यूनिट टाइल्स होंगी वो कितनी बनेंगी, 6+5 आपके पास 11 आ रहा है वहाँ पर। तो इसका मतलब आपकी जो यूनिट टाइल्स होंगी वो टोटल आपके पास कितनी बन जाएंगी, वहाँ पर 30 बन जाएंगी, 30। और एक्स वाली टाइल्स जो है वो टोटल 11 बनेंगी। क्लियर। तो आपको उसको भी कुछ नहीं करना, एक एल्जेब्रा टाइल की फॉर्म में ही ऐसे ये फिगर शेप में ही रिप्रेजेंट करना है। क्लियर हो गया। आप बना के देखिएगा, कहीं भी दिक्कत हो आप मुझे कमेंट करके बता देना। बहुत आसान है, कोई मुश्किल नहीं है इन्हें बनाना। सिर्फ यहाँ पर आपको कॉलम और रो को ऐड कर देना है और कुछ नहीं करना। क्लियर। चलिए आगे चलते हैं। आगे आपसे क्या कह रहा है, एक और थिंक और रिफ्लेक्ट दे रखा है। वी हैव सीन दैट x+3 एंड x+4 इज इक्वल टू x² + 7x+12। हमने ये जान लिया कि अगर हम x+3 इंटू x+4 करते हैं तो उनका प्रोडक्ट ये आएगा। ऑल्सो x+6 + x+7, अगर इनका प्रोडक्ट करते हैं तो हमारे पास ये आएगा। जनरलाइज द पैटर्न टू गेट एन एक्सप्रेशन फॉर दिस। इसका कोई जनरलाइज्ड पैटर्न है जो यहाँ पर फॉलो हो रहा है। डेफिनेटली इसका एक यहाँ पर जनरलाइज्ड पैटर्न है जो यहाँ पर फॉलो हो रहा है। अगर आप ध्यान से देखो तो वो पैटर्न ये फॉलो हो रहा है, यहाँ पर x² प्लस ब्रैकेट में आपके पास a+b इंटू में x, और प्लस में a इंटू बी। देख लो इन दोनों को प्लस करके 13 आ रहा है तो ये लिखा 13, और x ऐसी है यहाँ पर, और इन दोनों को मल्टीप्लाई करके 42 है तो ये रहा। सिमिलरली इन दोनों को प्लस करके यहाँ पर 7 आ रहा है, और इन दोनों को मल्टीप्लाई करके यहाँ 12 आ रहा है। तो ये इसका जनरलाइज्ड पैटर्न है जो आप हर एक दो फैक्टर्स हैं उनकी मल्टीप्लिकेशन में यूज़ कर सकते हो। नाउ कंसिडर द केस वेयर वी हैव अ रेक्टेंगल ऑफ साइड लेंथ। अब हमने एक केस लिया जिसमें जो साइड लेंथ है वो है 2x+3 एंड 3x+1। इसमें ध्यान से देखो, जो x है उनके साथ कॉफिशेंट लगा हुआ है, जैसे इसके साथ कॉफिशेंट है 2 और इसके साथ कॉफिशेंट है 3, तो इसका थोड़ा सा डिफरेंट होगा, तो ध्यान से समझना। व्हाट कैन यू से अबाउट इट एरिया। अब आप इसके एरिया के बारे में क्या कहोगे। अगर आप डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगा के सॉल्व करते हो तो वही सेम तरीका है। पहले आपने 2x से सेकंड वाले पूरे ब्रैकेट को मल्टीप्लाई कर दिया, फिर आपने 3 से सेकंड वाले ब्रैकेट को मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये आ जाएगा 6x² प्लस का 2x हो गया, और यहाँ पर हो गया 3 3 जा 9x प्लस का 3 हो गया। इन दोनों को प्लस कर दिया तो 6x² प्लस का 11x हो गया प्लस का 3 हो गया। लेकिन अगर आप इसे अलजेब्रा टाइल की हेल्प से करते हो तो देखो 2x प्लस का 3 ये रहा और 3x प्लस का 1 ये रहा, उन्होंने एक लेंथ और एक ब्रेथ ले ली है। ठीक है, ये चीज़ तो सेम है 3 और 1 वाला, तो वो चीज़ तो हमने वैसे ही बना रखी है। यहाँ पर मैंने अपनी 3 कॉलम्स बना दिए एक्स के, और यहाँ पर एक रो, क्योंकि यहाँ 1 है तो एक ये रो बना दी एक्स की। अब बात आती है यहाँ पर 3 2 जा 6x² है, तो ये मिला के 6x² हो रहा है मेरे पास, तो मैंने यहाँ पर 6 टाइम x² बना लिया। 2 यहाँ पर, क्योंकि यहाँ 2x था 2, और यहाँ पर 3। क्लियर। बनेगा सेम वही अलजेब्रा टाइल वैसे ही बनने वाली है, बस यहाँ पर x के साथ कॉफिशिएंट आ गया है। कह रहे सॉरी, फिल इन द ब्लैंक्स विद अप्रोप्रिएट एक्सप्रेशन टू मेक द इक्वेशन ट्रू। तो अब हमें यहाँ पर एक ब्लैंक को फिल करना है। तो आपने देखा होगा यहाँ पर हमने अभी एक जनरलाइज्ड फॉर्म की थी इसकी, तो वो थी हमारे पास x² प्लस ब्रैकेट में था a+b इंटू में x, और यहाँ पर था हमारे पास a इंटू बी। ये तब था जब x के साथ कोई कॉफिशिएंट नहीं था, 1 था। लेकिन यहाँ अगर आप देखो तो x के साथ p वाला कॉफिशिएंट p और q लगा हुआ है, तो इस केस में यहाँ पर आपके पास p और q भी आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर अगर आप देखो तो x नहीं है तो ये तो a इंटू बी रहेगा। बीच वाली जो टर्म है उसके साथ x है, लेकिन ये x तभी है ना जब यहाँ a+b आप कर रहे हो, बट यहाँ पर x की भी तो, और न, इसके साथ p और q भी तो लगा हुआ है। तो इस केस में क्या आप डायरेक्ट यहाँ पर a+b कर दोगे, नहीं। जब आप इसे वेरीफाई करोगे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी से, तब यहाँ पर देखिए, तो यहाँ पर है आपके पास px प्लस का a, और यहाँ पर है आपके पास qx प्लस का b। तो आप क्या करोगे, पहले px के साथ इस पूरे ब्रैकेट को मल्टीप्लाई कर दोगे, और उसके बाद आप क्या करोगे, a के साथ इस पूरे ब्रैकेट को मल्टीप्लाई कर दोगे, ये करोगे। नाउ जब इसे इंटू करोगे तो आपके पास pq x² आ जाएगा, और यहाँ पर px b आ जाएगा।
और यहाँ पर आपके पास आ जाएगा क्यू ए एक्स और यहाँ पर ए इंटू बी आ जाएगा। तो पहली वाली टर्म तो आपने एज इट इज़ लिख दी। इस वाली टर्म में से आप एक्स को अगर कॉमन लेते हो तो आपके पास यहाँ आ जाएगा पी बी प्लस क्यू ए, यही आएगा। और यहाँ पर ए इंटू बी ऐसी है। ध्यान से देखो, एक्स स्क्वायर के साथ पी क्यू लिखा है तो आपने पी क्यू लिख दिया। इस एक्स के साथ आपके पास लिखा हुआ है पी बी प्लस का क्यू ए, तो वही लिखोगे। और यहाँ ए बी ऐसी है, तो इसे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी से भी आपको वेरीफाई करना था साथ के साथ। क्लियर हो गया। नाउ अब आपको फैक्टराइजेशन सिखाई गई है, लेकिन यहाँ पर एल्जेब्रा टाइल्स का यूज़ नहीं किया गया। बिना एल्जेब्रा टाइल्स के आपको यहाँ बताया गया है। तो आपसे कह रहे हैं कंसिडर द एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। अगेन आपको एक एक्सप्रेशन वही दिया गया, एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 12, जो कि आपने कहाँ से ऑब्टेन किया था, x प्लस 3 और x प्लस 4 को मल्टीप्लाई करके किया था। तो आपने इसमें क्या किया था, 7x को 2 पार्ट्स में स्प्लिट किया था, जिससे आप एक रेक्टेंगल को क्या कर सकते हो, यहाँ पर फॉर्म कर सकते हो। बट हाउ डू वी अचीव दिस स्प्लिटिंग ऑफ एक्स टर्म विदाउट यूजिंग टाइल्स। लेकिन अगर हम टाइल्स का यूज़ ना करें तो हम इस एक्सप्रेशन को कैसे अचीव करेंगे, और या फिर हम इन फैक्टर्स को कैसे अचीव करेंगे, वो हम यहाँ सीखेंगे। जैसे एग्जाम्पल नंबर 10 में आपसे क्या कह रहे हैं, लेट अस बिगिन विद दिस। हमने क्या किया, वही वाली हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 12 वाला ही हमने यहाँ पर लिख रखा है। देखो अब हमने इसको अपनी जो हमारी जर्नलाइज्ड फॉर्म है उससे कंपेयर किया है। तो एक्स स्क्वायर प्लस यहाँ पर मैंने लिख दिया ए प्लस बी इंटू में एक्स, और यहाँ लिख दिया ए इंटू बी। तो आप देख रहे हो ए प्लस बी की जगह मेरे पास क्या लिखा हुआ है, 7 लिखा हुआ है, और ए इंटू बी की जगह मेरे पास 12 लिखा है। तो ए और बी की ऐसी वैल्यू आपको लेनी है कि मल्टीप्लाई करके तो 12 आ जाए और प्लस करके 7 आ जाए। तो पॉसिबल वेज 3 और 4 ही हो सकते हैं, इसके अलावा कोई और आपके पास कॉम्बिनेशन नहीं बन रहा। वैसे प्लस वाले तो कई सारे कॉम्बिनेशन बन रहे हैं, मतलब आप 5 और 2 भी ले सकते हो, 7 आएगा, बट मल्टीप्लाई करके 12 नहीं आ रहा ना। 6 और 1 भी ले सकते हो, 7 आएगा, पर मल्टीप्लाई करके 12 नहीं आ रहा। तो या तो आप ए की वैल्यू 3 ले लो, बी की 4, या ए की 4 और बी की 3 ले लो। तो ये पॉसिबल वेज है, इसके अलावा कोई और पॉसिबिलिटी नहीं है। इसलिए जो इसके आपके पास फैक्टर्स हैं वो आपके पास है x प्लस 3, एक 3 है और एक 4 है। ठीक है। सिमिलरली आपको यहाँ एक और एग्जांपल दिया गया, एक्स स्क्वायर प्लस 11x प्लस 30। अगेन मैं अगर इस एक्स स्क्वायर प्लस 11x प्लस 30 को अपनी जर्नलाइज्ड फॉर्म से कंपेयर करती हूँ, जो कि मेरे पास ये होती है यहाँ पर a प्लस बी इंटू में x प्लस में a इंटू बी। तो इस केस में मेरे पास a प्लस बी की वैल्यू तो 11 है और a इंटू बी की वैल्यू मेरे पास 30 है। अब ऐसे दो नंबर चाहिए कि मल्टीप्लाई करके तो 30 आए उनको और प्लस करके 11 आए। तो 6 और 5 ही मेरा पॉसिबल वे है। 6 5 जो 30 भी होता है और 6 प्लस 5 11 भी होता है। और कोई ऐसा नंबर नहीं है, ऐसे दो नंबर कि जिन्हें आप मल्टीप्लाई करो 30 भी आ जाए और 11 भी आ जाए प्लस करके। तो इसका मतलब आप a की वैल्यू 5 और 6 में से कोई भी एक ले लो और b की वैल्यू दूसरी ले लो। तो इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि जो इसके फैक्टर्स निकले हैं वो आपके पास x प्लस 5 और x प्लस 6 आपके पास निकले हैं। क्लियर हो गया। तो यही सारी चीज़ें आपको यहाँ पर लिख के दी है। इसे हम मिडल टर्म स्प्लिट बोलते हैं। बीच वाले नंबर्स को हम इस तरीके से स्प्लिट करें कि प्लस माइनस करके वही नंबर है और मल्टीप्लाई करके जो साइड वाला नंबर है वो है जो कांस्टेंट नंबर है। पर ये तभी फॉलो किया जाता है जब यहाँ पर एक्स के साथ कोई भी कोफिशिएंट नहीं होता। ठीक है ना। नाउ एक और एग्जाम्पल आपको यहाँ दे रखा है। अब इसमें आपसे क्या कह रहे हैं कि जो एक्स स्क्वायर माइनस का 5x प्लस 6 है, इस केस में जो यहाँ पर x के साथ कोफिशिएंट है वो माइनस का है। अगर मैं इसे इसके जर्नलाइज्ड पैटर्न के साथ कंपेयर करती हूँ यहाँ पर, तो यहाँ पर मेरे पास जो a प्लस बी की वैल्यू है ना वो माइनस का 5 है और a इंटू बी की वैल्यू जो है वो मेरे पास 6 है। तब ऐसे दो नंबर चाहिएंगे कि मल्टीप्लाई करके 6 आ जाए और प्लस माइनस करके -5 आ जाए। तो -3 और -2 ले सकते हो, क्योंकि 3 2 जा 6 होता है, माइनस से माइनस कट जाएगा और -3 और -2 -5 भी हो जाएगा, है ना। तो अब आपकी मर्जी, आप a की वैल्यू 2 लो या b की वैल्यू a की वैल्यू -2 लो या b की वैल्यू -2 लो। दूसरी वाली जो होगी वो दूसरे की ले लेना। तो इसके जो पॉसिबल वेज हो सकते हैं वो यही दो हो सकते हैं। तो यहाँ पर लिखा है a की वैल्यू -2, b की वैल्यू -3 ले लो, या फिर वाइस वर्सा इसका उल्टा ले लो। क्लियर। तो हम ये मिडल टर्म स्प्लिट के और क्वेश्चंस हैं जो हम अपनी एक्सरसाइज में करेंगे। आपको यहाँ तक कोई दिक्कत हो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगे आप इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा। बाकी चैप्टर नंबर 1 to 3 ऑलरेडी चैनल पे अपलोड है विद एक्सप्लेनेशन, आप उन्हें भी साथ साथ कवर कर सकते हैं। थैंक यू।